दोस्तों, हमारे देश के कमजोर हिस्से को उठाना हर नेता की जिम्मेदारी है। आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि हमारे देश के एक महान अर्थशास्त्री और महान समाज सुधारक रहे हैं। दोस्तों, जो कि हमें इंसानियत को सिखाते हैं। उनका जन्म 1891 में हुआ। आज दोस्तों मैं आपको उनका जीवन चित्रण एक कहानी के माध्यम से करूंगा। आप सोचिए, आप जो मैं बोलूं वो आप सोचिए, अपने दिमाग में चित्रण करिए कि एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वो छुआछूत और भेदभाव उसे उसकी पढ़ाई पर बाधा हो रहा है। दोस्तों, जो हम आज एक साधारण जीवन जी रहे हैं, एक हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, संविधान में उसका अपना अधिकार है। ये सिर्फ उन्हीं के ही बदौलत हमारे देश को उनकी ही विरासत हमको मिली हुई है। तो दोस्तों, जो उनका जीवन है, एक छोटा सा बच्चा जो कि पढ़ाई करना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, परंतु वहाँ के एक दलित परिवार से उनका जन्म होता है और वो बच्चा आगे चलकर पढ़ना चाहता है, परंतु छुआछूत और भेदभाव उसकी पढ़ाई में बाधा आते हैं। दोस्तों, उसके गांव में कहीं भी उनको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि ऊंची जाति के लोग उनको भेदभाव और उनकी छाया से, उनको छूने से वो सोचते थे कि हमारी जो है हम अपवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, उनको गांव में कहीं भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता है, परंतु जब वो इससे परेशान होके एक दूसरे शहर में उनके पिताजी उनको पढ़ाई करने के लिए ले जाते थे। तो दोस्तों, एक दूसरे शहर में उनको एडमिशन तो मिलता है, परंतु वहां पर उनके सामने एक समस्या भी होती है। उनसे कहा जाता है कि आपको एडमिशन तो हम दे देंगे, परंतु आपको साधारण बच्चों की तरह बेंच और टेबल में नहीं बैठना पड़ेगा, आपको इस क्लास से बाहर बैठाया जाएगा, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए, उस बच्चे पर कितना आहत होता है, क्या बीतती होगी उस बच्चे को। तो फिर भी वो मंजूर हो जाते हैं। अगर आज हम किसी बच्चे से बोले आप बाहर बैठ जाइए, तो दोस्तों वो कल से बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच जाएगी। उस बच्चे पर कितना आत्मविश्वास होगा, कितनी पढ़ने की भावना होगी, वो बच्चा बाहर बैठ के भी दोस्तों पूरी लगन के साथ पढ़ता है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो टीचर बाकी बच्चों से भी सवाल पूछता है। उसके बाद उनसे पूछता है कि आप उठो और इस ब्लैक बोर्ड का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो दोस्तों, जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, वहां के बच्चे चिल्लाने लगते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये नीची जाति का है। और जो वहां पे ब्लैक बोर्ड के नीचे जो टिफिन रखे होते हैं, लंच बॉक्स रखा होता है, उनको वो बच्चे उठाने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं कि इनकी परछाई भी हमारे लंच बॉक्स पर नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कितना दुख झेला होगा। और पानी भी उनको शर्त लग थी कि पानी भी वो अपने हाथ से नहीं पिएंगे स्कूल में। अगर कोई स्कूल का टीचर या स्कूल में जो भी स्टाफ, वो ऊपर से उनको पानी देगा और तब वो पानी पिएंगे। और एक बार वो रिक्शा पे जा रहे थे, बाद में रिक्शा वाले को पता चला ये दलित परिवार से है, नीची जाति का है, तो दोस्तों उस रिक्शा से उसको उतार दिया जाता है। एक बार पानी पीने के लिए कुएं से वो पानी निकालते हैं और पीने लगते हैं, दोस्तों वहां भी उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो सोचिए कितना दुख झेला होगा उस बच्चे ने। और दोस्तों, उसके बाद उनके पिताजी उस बच्चे को एक राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि वहां का एक राजा था, उनके पास ले जाते हैं अम्बेडकर साहब को। तो दोस्तों, तब उसकी पूरी कहानी बताते हैं, ऐसा छुआछूत हुआ है, ऐसा हमारे साथ ये हुआ है, हम दूसरे जगह पढ़ना चाहते हैं, हमको यहाँ बहुत बाधा है। तो वो राजा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है।
वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, जितना भी खर्च आएगा मैं इनको विदेश भेजूंगा और पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तो दोस्तों अंबेडकर साहब बाहर विदेश पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क, तो कई जगहों पे उन्होंने विदेश में पढ़ाई करके, डॉक्टरी की पढ़ाई, अर्थशास्त्र, सारी पढ़ाइयाँ करके वो फिर से जब विदेश आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो दोस्तों वो कभी भी उस राजा को नहीं भूलते। फिर राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज आपने मेरा जीवन जो है सुधार दिया है, आपकी वजह से ही मैंने इतना जो भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो सब आपकी वजह से की हुई है। आप मुझे अब अपने शरण में काम करने का मौका दीजिए, मुझे अब अपनी आपकी सेवा मैं करूं, मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए। तब उस टाइम पे दोस्तों वो राजा उनको एक अच्छी उपाधि पर, एक पोस्ट पर रख लेता है, परंतु बड़ी पोस्ट होने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होने लगता है। वो जो वहां पे 4th क्लास वाले होते हैं, वो जो फाइल्स लाते हैं, वो फाइल भी दूर से फेंक दी जाती है। उनको पानी पीने में भी, अगर पीने के लिए जो वहाँ के बड़े अफसर होते हैं वो भी फिर भी उनको नीची जाति का समझ के पानी पीने में भी रोक टोक करते हैं। तो फिर भी दोस्तों वो अपने उस छुआछूत वाली भावनाओं को कभी नहीं भूलते और हमेशा उस छुआछूत को ही उनको सामना करना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद वो कई आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन पर हिस्सा लेते हैं। और जो महिलाओं की, जो दलित महिलाएं घुटने तक का साड़ी पहनती थी, वो भी उनको पहले अधिकार ये नहीं था कि वो घुटने तक का ही साड़ी पहने और बाकी सामान्य महिलाओं की तरह पूरी साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों महिलाओं को वो अधिकार दिलाया सत्याग्रह आंदोलन से। दोस्तों उसके बाद अंबेडकर साहब गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो समाज है, दलित समाज है, उसको एक अलग दर्जा दिया जाए। तो तब गांधी जी कहते हैं, देखिए अभी हमारा देश आजाद होने को है और अभी हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इससे अंग्रेजों को और फायदा होगा। अंग्रेज चाहते हैं कि हम आपस में टूट जाए, तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि अभी ये ना हो। तो दोस्तों तब अंबेडकर साहब के भी दो दुविधाएं आ जाती है कि एक तो उनका दलित समाज और दूसरा जो गांधी जी थे, जो देश को आजाद करने के लिए बैठे थे, उन दो दुविधाओं पे वो फंस जाते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद उनकी एक एग्रीमेंट साइन होती है, जिसे पूना पेट साइन कहते हैं। उस पर एग्रीमेंट होता है। दोस्तों उनकी द्वारा जो लिखी गई किताब है, उससे आरबीआई की स्थापना की जाती है। और 1947 के बाद जब देश आजाद होता है, नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट लाते हैं और उसमें कहीं भी अंबेडकर साहब का नाम नहीं होता है। तो तब गांधी जी कहते हैं, क्या हमारे आजाद देश का मंत्रिमंडल ये है? अंबेडकर का नाम कहाँ है? तो दोस्तों तब गांधी जी की बातों से और गांधी जी उनको समझाने के बाद अंबेडकर साहब को आजाद देश का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है। दोस्तों 1952 में फिर वो अंबेडकर साहब अपना इस्तीफा दे देते, क्योंकि नेहरू जी के साथ उनका बातों से भी बनती नहीं थी, क्योंकि वो 370 से उनका विरोध करते थे अंबेडकर साहब। कई तिब्बत के मामले में, 370 के मामले में कई बार उनका विरोध किया, परंतु वो माने नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई। दोस्तों उस 1952 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो कि वो हार गए थे। क्योंकि दोस्तों इसलिए वो हारे क्योंकि उनको नेताओं की तरह चाल चलना नहीं आता था। और आज हमारे देश में उनके नाम से, उनके
लोग उनके नाम से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव उनका सहारा लेते हैं, परंतु उनका जो इंसानियत का जो पार्ट है, उनका कहना है कि जो एक विकसित देश अगर हम चाहते हैं तो हमको सभी को समान अधिकार और समान शिक्षा देनी चाहिए। और सभी को शिक्षा, अगर हम किसी अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो उसके लिए हमारे जो टूल्स है, वो सबसे पहले जो टूल्स है वो है शिक्षा। तो वो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, हमारे ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे समाज सुधारक थे जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, संविधान के निर्माता है दोस्तों, जो कि उन्होंने इतनी दुविधा झेली, इतना दुख झेला और इतना छुआछूत के बावजूद भी जब उन्होंने संविधान बनाया तो उनके मन में कभी भी बदले की भावना नहीं थी। दोस्तों, उनका क्या था सोच कि जैसे दोस्तों हमारे जो जीभ होती है, कभी गलती से खाते वक्त दांत के बीच में दब जाती है और बहुत दर्द होने लगता है, तो क्या हम उस दांत को तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते। उनकी भी भावनाएं यही थी। जिन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया है उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में कभी भी कहीं भी उन्होंने एक बदले की भावना को नहीं दिखाया है। दोस्तों, एक महान व्यक्ति जिसके बारे में हमको सभी को बताना चाहिए, सभी को, आने वाली पीढ़ी को हमको बताना चाहिए, क्योंकि एक हमारे महान नेता और महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक थे जो कि इंसानियत का पाठ हमें पढ़ाते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।